अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी का सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें हम अब 39th वीक तक पहुँच चुके हैं। वीडियो देर से आने के लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ क्योंकि मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है और अगर आपको सुनने में थोड़ी दुश्वारी हो तो इग्नोर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 39वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। तो ये जो मालूमात होती हैं एक स्टैंडर्ड फीमेल के लिए होती हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपका साइज़ थोड़ा ज़्यादा हेल्दी हैं आप या रिड्यूस्ड हैं तो आपको थोड़ी सी चेंजेस फील होंगी इसकी निस्बत। पहली चीज़ जो फीमेल महसूस करती है वो है फीलिंग्स। तो 39th वीक में हार्ट बर्न यानी इंडाइजेशन, सीने में जलन या बदहज़मी की फीलिंग अभी तक रहेगी और ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ही रहती है। कुछ फीमेल खुशकिस्मत होती हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। बैक एक और इसकी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें वेट गेन भी हो सकता है और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होना भी हो सकता है और इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि रतूबत का अखराज ज़्यादा होना। तो इस वीक में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि अब आप लेबर के बहुत करीब हैं और जब मर्जी डिलीवरी हो सकती है तो ये एक कॉमन फीचर है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपकी यूट्रस का आपको पेशाब ज़्यादा आएगा क्योंकि आपका मसाना यूट्रस के वज़न की वजह से दब जाता है और इसमें पेशाब जमा करने की सलाहियत कम हो जाती है। हेमोराइड्स यानी कि बवासीर, आपको बवासीर की शिकायत हो सकती है इस वीक में भी और ये भी एक कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा इंसोम्निया यानी कि सोने में दुश्वारी, इस वीक में भी आपको सोने में दुश्वारी होगी और इसकी कई रीज़न हो सकती हैं। एक तो आपके हाथ पाँव का सोना हो सकता है और आपका वज़न ज़्यादा होना हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको डिलीवरी का खौफ हो सकता है इसलिए आपको नींद नहीं सही आएगी। लार्ज ब्रेस्ट, छाती का हुजम बढ़ जाता है क्योंकि उसमें वेसल्स वगैरह डेवलप हो रही होती हैं ताकि बच्चे को आप फीड करा सकें। कुछ फीमेल्स में इस वीक से ही कोलेस्ट्रॉल लीक होना शुरू हो जाता है जिसको उनको वाइप्स के ज़रिए या पैड्स के ज़रिए साफ़ करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा साइन है ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड हों बच्चे को दूध पिलाने के लिए। पेल्विक पेन यानी कि कूल्हों में दर्द, तो कूल्हों में दर्द आपको इस वजह से होगी क्योंकि बच्चा इस स्टेज में फिक्स हो जाता है कूल्हों में और वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ जाता है और आपको अजीब सी खिंचाव महसूस होता है और ये सारा इस वीक के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या सिम्टम्स हैं, आप इसको कुछ भी कह सकती हैं। इसके अलावा आपको जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। आपको जगह पे रैशेस हो सकते हैं, आप खारिश करें तो वहाँ पे निशान पड़ सकते हैं। तो ये जो सेंसिटिव स्किन है वो भी पार्ट ऑफ डिलीवरी है। लाइटनिंग अफेक्ट यानी कि आपको हल्का महसूस होगा जब बच्चा नीचे सेट हो जाता है तो आपका लंग्स का एरिया रिलीफ महसूस करता है और आपको सांस लेने में जो इतनी देर से दुश्वारी थी वो ठीक हो जाती है और आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करती हैं। डायरिया जो है वो लेबर के करीब अक्सर फीमेल्स को होता है और ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपके जिस्म में लेबर के हार्मोन्स डेवलप हो गए हैं। आउट टू नेस्ट, कुछ इमोशनल चेंजेस पे आपके अंदर आते हैं, फीलिंग्स आती हैं जैसे कि आप अपने घर के काम का समेटना चाहती हैं, अपने घर को नीट करना चाहती हैं ताकि जब आप वापस आएँ तो आप बआसानी से रह सकें। मूड स्विंग्स, मिजाज में तनाव यानी कि आपको जल्दी गुस्सा आ सकता है, जल्दी इमोशनल हो सकती हैं, आपको रोना जल्दी आ सकता है। तो ये इस वीक में अगेन होगा जो कि शुरू के ट्राइमेस्टर में आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपको फील हो सकता है। एंजाइटी यानी कि कश्मकश आपको ये होगी क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सिजेरियन होना है या आपका नॉर्मल डिलीवरी होनी है। तो ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको इस वीक में साइंस ऑफ लेबर मिल सकते हैं यानी कि आपको पता चल सकता है कि आपका टाइम आ गया है और आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है जैसे कि वाटर ब्रेकिंग, पानी की थैली का फटना। तो इस सूरत हाल में आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि इसके फटने के बाद आपके पास थोड़ा टाइम होता है बच्चा डिलीवर करने के लिए। तो आपने इस वीक में बहुत सारा चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको निशानियाँ बताई हैं जैसे कि म्यूकस प्लग का निकलना। तो ये चीज़ें आपने मोनीटर करनी है कि क्या आपको ये साइंस महसूस हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है। साइज़ ऑफ बेली यानी कि पेट का हुजम, तो सिंगल बेबी के साथ
एक औरत जिसका 39वां हफ्ता चल रहा है उसका पेट तकरीबन इतना होगा। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आपकी अपनी हेल्थ के हिसाब से और आपके जेनेटिक जो जीन्स हैं आपके, अगर आपके ज़्यादा हेल्दी हैं तो फिर आपका पेट भी इस हिसाब से ग्रो करेगा। साइज़ ऑफ बेबी, अगर बच्चे के हजम की बात करें तो हम आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ बेबी की डिटेल्स देते हैं और इसमें भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ या आपके जेनेटिक अफेक्ट की वजह से। लंबाई इस वीक में तकरीबन 20 इंचेस तक होगी या तकरीबन 50.7 सेंटीमीटर तक ये लंबाई सर से लेकर पाँव तक होगी। वज़न 3.3 kg या 7.3 पाउंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो तकरीबन ये 7 से 8 पाउंड के बीच में बच्चा इस स्टेज में होता है। चेंजेस इन बेबी, यानी कि बच्चे में स्टेज में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, ये वो सवाल है जो आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि इस स्टेज में बच्चा क्या क्या चीज़ें महसूस करता है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। मुबारक हो, इस स्टेज पे आपका बच्चा फुल टर्म बेबी कहलाता है, यानी कि मुकम्मल तैयार बच्चा। क्योंकि अगर आपने बाकी वीक्स गुजार लिए हैं तो आपको इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अब आप एक मुकम्मल बच्चे को पैदा करने जा रही हैं और आपने वो सारा टाइम गुजार लिया है जो उसके लिए रिक्वायर्ड था और उसको कोई दुश्वारी नहीं फेस करनी पड़ी। पिंक स्किन टर्न्स वाइट, यानी कि जो बच्चे की स्किन रेडिश या गुलाबी होती है क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, तो वो अब सफ़ेद या जो स्किन का कलर होता है वैसी होने लग जाती हैं क्योंकि इसमें फैट्स डिपॉजिट होते हैं और स्किन थोड़ी ओपेक हो जाती है, जिसकी वजह से ओपेक मतलब जिसके अंदर से रोशनी नहीं गुजर सकती या गुजर सकती है तो बहुत कम मिकदार में गुजर सकती है। बेबी इज़ एट इट्स बर्थ वेट, बच्चा अपने पैदाइश के वज़न पर है, यानी कि अब जो उसका वज़न है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैदा होने के टाइम बच्चे का वज़न कितना होगा। अगर आपका अभी तक वक्त नहीं आया डिलीवरी का तो आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए वज़न देख सकती हैं और आप ये जान सकती हैं कि जब आपका बेबी होगा तो उसका वज़न कितना होगा। स्किन, बच्चे की जो स्किन है वो उसमें फैट्स डिपॉजिट होते हैं और वो इसलिए होते हैं कि एक तो उसकी जो जिस्म पे रिंकल्स और डिम्पल्स होते हैं उनको रिमूव करके बेबी को राउंड करते हैं और उसके अलावा जो फैट्स हैं वो बच्चे को वार्मथ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सेफ रहता है और उससे हीट मिलती रहती है। तो ये चेंज जो है उसकी स्किन में होता है। उसके अलावा वर्निक्स झिल्ली एक होती है स्किन के बाहर की तरफ, जो आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बच्चे की हड्डी डेवलप हो जाती है, वो इस स्टेज पे बिल्कुल गायब हो जाती है और मामूली सी आर्मपिट्स वगैरह में रह जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम उसका तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता है और उसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो मेकोनियम के ज़रिए भर जाती हैं और वो जब पैदा होता है बच्चा तो डार्क ग्रीन से कलर की उसने मोशन करने होते हैं, वो इस वक्त प्रिपेयर हो चुके होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। लंग्स, फेफड़े बच्चे के अभी तक डेवलपिंग स्टेज में होते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने हवा में सांस लेना नहीं शुरू किया होता, इसलिए वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। जब बच्चा पैदा होगा तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर हवा को इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। इस स्टेज में वो सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड को ही इनहेल और एक्सहेल करते हैं लेकिन काम पूरा करते हैं। आइज़ का कलर पैदा होने के बाद प्रोमिनेंट होता है और इसके अलावा इस वक्त आंखें नीचे से फ्लफ़ी और पफ़ी होती हैं, यानी कि फूली होती हैं और रेड होती हैं। ये चेंज हवा जब नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाता है तो हवा के साथ उसकी आंखों का कलर वगैरह डेवलप हो जाता है और ये सारी पफीनेस वगैरह दूर हो जाती है कुछ दिनों के बाद। ब्रेन उसका इस स्टेज में इतना ज़्यादा डेवलप करता है कि अगर आप इसका 35th वीक से कंपैरिजन करें तो तकरीबन 30% इसका साइज़ बढ़ जाता है और ये बहुत ज़्यादा चेंज है जो इस स्टेज में होता है। तो आप ये जान सकते हैं कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर हो तो उसका ब्रेन कम डेवलप होता है बनिस्बतन जो बच्चा फुल टर्म हो। तो इस स्टेज पे बच्चे का दिमाग काफ़ी अच्छी हालत में होता है। अम्बिलिकल कोड जो है यानी जिससे बच्चा कनेक्ट होता है मदर के साथ, वो तकरीबन 20 से 24 इंचेस लंबा होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसका स्ट्रॉन्ग होना इस चीज़ की अलामत होती है कि बच्चे में तमाम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर जा रही है और इसमें अगर किसी किस्म का लीकेज हो या कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बच्चे को भी इसके साथ सफ़र करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड, अगर आप 39th वीक के बच्चे का अल्ट्रासाउंड देखें तो हम आपको 3D अल्ट्रासाउंड दिखा रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपर नक्श वगैरह दिखते हैं।
अगर आप इसका कंपैरिजन करें बाद में होने वाले बच्चे के साथ, तो 90% इस वक्त जो आपको तस्वीर नज़र आती है वही बच्चे की शक्ल होती है बाद में। तो अगर आप क्यूरियस हैं कि आप देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा किस तरह का है, तो आप इस स्टेज पे 3D अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। जो जेंडर पार्ट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके वॉम में मेल बच्चा है तो इस वक्त उसके टेस्टिकल वगैरह प्रोमिनेंट हो चुके होते हैं और उसके अंदर तमाम वो चीज़ें डेवलप हो चुकी होती हैं जो कि एक पैदा होने के बाद बच्चे में ज़रूरी होती हैं। और इसी तरह अगर फीमेल बच्चा हो तो उसके भी पार्ट्स जो जेंडर के हैं वो फुली डेवलप हो जाते हैं। व्हाट शुड ईट, इस स्टेज में क्या खाना चाहिए? तो ये एक परसिस्टेंट क्वेश्चन है जो आप बार बार पूछते हैं मुझसे कि प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए। तो हर वीक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस स्टेज में आपने अवॉइड करना है डीप फ्राइज, यानी कि ज़्यादा तली हुई चीज़ों को, या जिनमें ज़्यादा फैट्स होती हैं ऐसी चीज़ें चिकनाई वाली आपने नहीं खानी, क्योंकि एक तो ये आपको एक्स्ट्रा वेट गेन देती हैं और दूसरा आपका ब्लड प्रेशर भी हाई कर सकती हैं। इनटेक 340 to 350 कैलोरीज पर डे, यानी कि कैलोरीज आपको तकरीबन 340 से 350 तक एक दिन में लेनी है। तो इस हिसाब से आपने अपने खाने को मेंटेन करना है। व्हाट शुड डू, यानी कि आपको करना क्या है। तो इस स्टेज में आपके करने के काम ज़्यादा हैं, जो पिछली वीडियोस की निस्बत आप अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो चीज़ है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं। अगर आपका टाइम फ़ौरन भी आ जाता है तो आपने अपने आप को काल्म रखना है, क्योंकि आपका काल्म होने से ही आपकी डिलीवरी नॉर्मल के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गेट एनफ रेस्ट, आपको मुनासिब रेस्ट करना है। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं हर वक्त चलती रहूँ या हर वक्त कोई काम करती रहूँ, तो नहीं, आपने अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है। मॉडरेट एक्सरसाइजेस करनी है, यानी कि हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी वॉक है। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियोज़ में कुछ आपको पोस्चर बताए हैं जिस तरह के आप कर सकती हैं स्टेज पे, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ताकि आप अपने सांस को ज़्यादा देर होल्ड कर सकें, और ये एक्सरसाइज आपको नॉर्मल डिलीवरी में फ़ायदेमंद होती है। वियर फ्लैट्स एंड स्लीपर्स, यानी कि जूते जो हैं आप उसमें हील ना पहने, बिल्कुल फ्लैट जूते पहने, क्योंकि स्टेज में आपका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और स्टेज में अगर आप गिर जाएं या कुछ ऐसा मिसहैप हो जाए तो ये फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। वियर लोज एंड कंफर्टेबल ड्रेसेस, यानी कि ढीले और आरामदेह कपड़े पहने, बिल्कुल फिट कपड़े नहीं पहने ताकि आप अपने आप को ईजी महसूस कर सकें। स्लीप ऑन योर साइड, बिल्कुल भी आप सीधा मत लेटें, बल्कि हमेशा कोशिश करें कि राइट साइड पे करवट लेकर सोएं, क्योंकि सीधा लेटने से बच्चे की हरकत रुक जाती है और उस पर प्रेशर पड़ता है। गिव योर फैमिली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, अपने घर वालों को वो इमरजेंसी नंबर दे दीजिए, जैसे कि ब्लड के लिए आप अगर आपने कोई अरेंज किया हुआ है या इस तरह के और ज़रूरी नंबर जो आपको इमरजेंसी में काम आ सकते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दीजिए। कीप द नंबर्स ऑफ रिलायबल टैक्सी फर्म्स, यानी कि बातमार टैक्सी कंपनी के नंबर्स रखें। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो ऊबर या क्रीम की ऐप्स वगैरह करके रखें, ताकि आपको ज़रूरत के टाइम देर ना हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप में से अक्सर फीमेल्स इस स्टेज में यकीनन माँ बन जाएंगी और कुछ ही रह जाएंगी जो 40 वीक का इंतज़ार करेंगी। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगर आप मुनासिब समझें तो अपने उन फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जो इसकी ज़रूरतमंद हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस से आगाही मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।